यस इसका मतलब ये है कि आपके पास ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास, हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था अप्रोचिंग वैल्यू सेम भी होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर भी होनी चाहिए। यहां पर तो चलो समझ में आता है, क्योंकि यहां पर तो आपके पास अप्रोचिंग वैल्यू सेम ही नहीं है, तो यहां पर तो चलो अगर डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं समझ में आता है। यहां पर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां पर अप्रोचिंग वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं है। तो ना तो इसकी लिमिट लाई करेगी ना इसकी लिमिट लाई करती है। समझिए इस चीज को, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल लू मैं, 1/f(x), ये मेरे पास हो जाए 4/क्वेश्चन 4/ अप्रोचिंग वैल्यू नहीं आ पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जैसे अच्छा यही ले लेते हैं। चलिए f(x) इक्वल टू, ये आपका कोई ऐसा क्वेश्चन बने जैसे 0 पर आपका सेम हो जाए। जैसे अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ, चलिए कुछ ऐसा, ये सपोज अगर ये कुछ ग्राफ वाली कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए आपके पास में, यहाँ पर ये आपका 0 पर इधर हो जाए 4, है ना, और ये हो जाए ऐसा इधर से, और ये 4 हो जाए, और ये इधर हो जाए ऐसा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपकी अप्रोचिंग वैल्यू अब सेम है। आपकी अप्रोचिंग वैल्यू आप किधर अप्रोच कर रहे हो? इधर 4 पे अप्रोच कर रहे हो, इधर किस पे अप्रोच कर रहे हो? आप 4 पे अप्रोच कर रहे हो। अब अगर बात करें इसकी, हाँ यस ठीक है, ये है आपके पास में अप्रोचिंग वैल्यू, ये है। यहाँ पर आप 4 पे अप्रोच करो, इसकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी आपकी x इक्वल टू 0 पे ना। तो याद रखिए क्या, सेम भी होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर भी होनी चाहिए, तब ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो कवर होता है ना। केवल सेम से भी काम नहीं चलेगा और केवल इनफाइनाइट से भी काम, फाइनाइट से भी काम नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं आपके सामने एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ अंदाजे से, ठीक है ना, कोई एक ग्राफ रफ बना देते हैं। ये आपका x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, चलो ये 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 2 ले लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज आपको बताना है अभी, ये यहाँ पे ना बेटा ये आया ऐसे, इधर ये होलो ले लिया इसने, ठीक है। बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं मगर आ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक शायद आपकी तरफ से नेटवर्क थोड़ा वीक जा रहा है। ये इधर ऐसे हुआ, ये इधर से इसने फिर होलो ले लिया, इसका होलो थोड़ा, ये होलो, इसने फिर होलो ले लिया, ये और होलो, ये होलो लिया इसने। उसके बाद ये 3 पर, ये 3 लिया यहाँ पे, ये 3 सपोज ये ऐसे आया, इसने इधर होलो लिया, और उसके बाद चलो इसको एसिम्प्टोट दे देते हैं। ये x इक्वल टू 3 को एसिम्प्टोट लेके, और ये ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं लिमिट आइडेंटिफाई करने की, तो बेटा 3 ही पॉसिबिलिटी है क्या, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 1, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ है, कोई भी फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x ट्रेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स। बताओ कौन लाई करता है, एग्जिस्ट, और कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करता है? क्या x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? क्या 2 पर एग्जिस्ट करती है क्या? क्या 3 पर एग्जिस्ट करती है क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करो। पार्थ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, 1 और 3 पर नॉट एग्जिस्ट, 1 पर नहीं करती है, 3 पर नहीं करती, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे 3 पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, 2 पर एग्जिस्ट है, यस एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट है? क्योंकि ये यहाँ पर भी अप्रोचिंग वैल्यू और यहाँ पर भी अप्रोचिंग वैल्यू, हालांकि ये पॉइंट मुझे देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा वो फाइनाइट नंबर होगा। यहाँ पर देखिए LHL RHL फाइनाइट तो है मगर अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर तो अलग फाइनाइट है पर अलग अलग होगा। यहाँ पर RHL LHL तो फाइनाइट है मगर LHL ना तो सेम है और ना ही फाइनाइट ही है, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करती, ये भी नहीं एग्जिस्ट करती, यस 2 पर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और एक चीज छोटी सी नोट डाल के लिख लीजिए, है ना, हालांकि मैंने ये पे चीज पहले मैं बता चुका हूं कि लिमिट x ट्रेंडिंग टू a f ऑफ x, इसका ये मतलब नहीं होता कि f ऑफ a, ये मतलब नहीं होता है। मतलब x आपकी
ए की तरफ ट्रेंड कर रहा है और आप उस पर वैल्यूज, अप्रोचिंग वैल्यूज निकाल रहे हो, इसका मतलब एफ ऑफ ए नहीं है। इसका कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, एफ ऑफ ए निकाल के बता देते हैं ये एफ ऑफ ए नहीं है, एफ ऑफ ए से कोई लेना देना नहीं है इसका दूर दूर तक, है ना। तो ये एक छोटी सी बात है कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब फंक्शनल वैल्यू नहीं होता है, इवन इन दोनों में कोई मैच भी नहीं होता है, एक दूसरे को नहीं कर सकते ये दोनों। चलिए चलिए अगला पॉइंट, if at x equal to a, if at x equal to a, y equal to f of x, have one of these 7 indeterminate form, then we need to find the limiting value, otherwise not। मतलब अगर x इक्वल टू ए पर इन 7 टर्म में से कोई भी एक टर्म नहीं बन रही है तो हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालेंगे, अदरवाइज नो नीड टू फाइंड लिमिट। और वो 7 वैल्यूज क्या क्या है, x इक्वल टू ए पर फंक्शन इन 7 में से कुछ एक बता देगा। पहला सबसे फेमस 0/0, सबको पता है। दूसरा इसी का ही भाई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये 0 इंटू इनफाइनाइट, और फिर आता है 0 रेज टू द पावर 0, और ये आता है इनफाइनाइट रेज टू द पावर 0। ये 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया ये 1 की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ समस्या ये है कि सर ये इनडिटर्मिनेंट क्यों है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब देखो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि सिंपल सा ही मीन है, इनडिटर्मिनेंट का मतलब है जिसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। अब इनमें ऐसा क्या है जिसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता? क्यों हम ये 0/0 काट के 1 क्यों नहीं लिख देते? क्यों ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट काट के 1 नहीं लिख देते? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? सवाल उठता है ना यहाँ पे। अब इसका रीजन सुनो, देखो क्या है इसका रीजन सुनो बेटा, क्या है। मैंने आपको बोला, अच्छा पहले तो ये 0/0 है, तो 0/0 जब हम लिमिट निकालेंगे तो उसमें होगा क्या ना, ऊपर भी तकरीबन 0 आ रहा होगा, नीचे भी तकरीबन 0 आ रहा होगा। अब ऊपर भी 0 तकरीबन 0, अब आपके सामने देखना ये जी पॉइंट 0 0 0 0 0 0, ये मैं बहुत टाइम बाद 0 लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, और अपॉन में भाई ये मेरा एच ही तो हो गया, तकरीबन 0 ही तो है। ये सपोज यहाँ बीच में 2 करोड़ 0 लिखे मैंने, 2 करोड़ ये 2 करोड़ 0 लिखे मैंने, फिर 0 0 0 0 0, फिर से मैंने 2 करोड़ 0 लिखे सेम ऊपर की तरह, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं, भाई ये भी मेरा तकरीबन 0 है, ये भी तकरीबन 0 है, अब आंसर निकालूंगा तो ये 5 आ गया, आंसर 5 आ गया आपके सामने। और अगर यही मैं यहाँ पर 5 है और यही अगर मैं यहाँ पे नीचे 10 कर देता तो यही आंसर मेरे पास 1/2 आ जाता। क्यों? पॉइंट हटाता, ऊपर जितने 1 के मल्टीपल में 0 आते, नीचे भी उतना 1 के राइट हैंड साइड में उतने ही 0 आते, तो वो 0 से 0 तो सारे कैंसिल, 5/10 ही बचता इस केस में, तो ये 1/2 आ गया। तो ये जो नंबर है ये 0 है, और नीचे पहले ये डॉट 0, तो आपके पास फंक्शनल वैल्यू तो डॉट 0 आ जाएगी, मगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड में लिमिटिंग वैल्यू क्या है। क्यों नहीं हम उसको 0 ही कर देते, क्यों नहीं हम उसको कुछ भी क्यों ना कर देते। तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो 0 के कितने ज्यादा पास है या 0 के कितना ज्यादा दूर है। ध्यान रहे, 0 के कितना ज्यादा पास है, ये 0 के पास है, या 0 के कितने ज्यादा दूर है, इस बात पे ये नंबर डिपेंड करता है। दूर है, इस बात पे ये बात डिपेंड करती है। समझ में आई आपको बात, है ना। 0/0 का इंडिटर्मिनेंट होने का तो ये रीजन है। अब बात आती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। चलो, अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी यही केस है, वो भी कोई अलग से केस थोड़ी ना है। मैं बोलता हूं ऊपर मेरे पास है, ऊपर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 करोड़ की पावर, मतलब
चलो मेरे पास 10 करोड़, इसकी पावर मैं बोलता हूं मेरे पास 1, मेरे पास 1 क्यों, 15 करोड़ है, और नीचे मेरे पास 6 करोड़ की पावर, और ये भी मेरे पास सपोज 15 करोड़ है, या फिर 6 नहीं, ये ले लो चलो 10 करोड़ की पावर 15 करोड़ है। अब होने को ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, आंसर 1 आ गया आपका, 1 आ गया आपका। अभी अगर मैं यही पावर मैं 14 करोड़ ना करके, मैं आपके पास 15 करोड़ ना करके 14 करोड़ कर देता, तो अब मेरा आंसर कितना आ जाता, कितना आ जाता, सिंपल सिंपल 10 करोड़ आ जाता, पावर 1 रह जाती, मतलब मेरे पास अभी आंसर कितना आ जाता, 10 करोड़, सॉरी गलत बोल गया मैं, 10 करोड़ की पावर 1 करोड़ आ जाता। तो अब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट की वैल्यूज पर डिपेंड कर गया। अगर ऊपर वाला इनफाइनाइट बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये आंसर जो है वो 1 से बड़ा ले जाएगा, या फिर हो सकता है इनफाइनाइट पे भी ले जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर मैं देख के नहीं बता सकता ये वैल्यू क्या होगी। अगर ये इनफाइनाइट नीचे वाले इनफाइनाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये वैल्यू को किधर पुश कर देगा, इनफाइनाइट पे। अगर नीचे वाला इनफाइनाइट ऊपर वाले इनफाइनाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये वैल्यू को कहाँ पे पुश कर जाएगा, 0 पर। अगर ये दोनों तकरीबन बराबर है, अब तकरीबन बराबर वाला केस भी दिखा देता हूं आपको, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये अंडर रूट के अंदर x, या फिर आप तो ये चलो बेटा रूट भी हटा दो, अब रूट भी हटा दो। अब अगर मैं बोलता हूं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब मैं बोलता हूं तो ये भी ऊपर इनफाइनाइट और ये भी तकरीबन इनफाइनाइट, और ये इससे जस्ट एक बड़ा है, तो इस केस में अगर देखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, इस केस में आंसर 1 आ जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से जस्ट थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, और नीचे आपका इनफाइनाइट है, इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे निकालेंगे, और किसी को अगर बोर्ड में पढ़ा है तो आपको भी पता है कि आंसर 1 आ जाता है, क्योंकि क्या है ये तकरीबन बराबर ही है। भाई मैं आपको बोलता हूँ 1 करोड़ और मैं बोलता हूँ 1 करोड़ आपको प्लस 1, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो समझदार बच्चा यही बोलेगा सर तकरीबन 1 ही आएगा, तो वो तकरीबन 1 ही है। तो यहां पर इसकी, इनकी जो नेचर है ना उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते आप, इसीलिए ये इंडिटर्मिनेंट होती है, आप इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। मतलब नंबर के भी बारे में कमेंट करना क्या होता है भाई, इनफाइनाइट है, जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कह सकते आप, है ना। तो यहाँ पर ये इसलिए इंडिटर्मिनेंट है। इसकी बात करें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट मेरे लिए 50 करोड़ भी इनफाइनाइट है और मेरे लिए 50,000 करोड़ भी इनफाइनाइट है। तो सपोज ये तो है मेरे पास 50,000 करोड़ और ये है मेरे पास 50 करोड़। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये तो मेरे लिए इनफाइनाइट हो, ये तो वैल्यू इनफाइनाइट पे चली गई। कहाँ 50 करोड़, 50,000 करोड़ में से 50 करोड़ सब्ट्रैक्ट करो भैया, जो भी आंसर आ रहा है वो इससे तो बड़ा ही आ रहा है, तो इनफाइनाइट हो गया। यही सपोज अगर मेरे पास 50 करोड़ है और ये भी मेरे पास 50 करोड़ है, तो ये आंसर किधर चला गया, ये आपका आंसर 0 आ गया। तो यहां पर भी इन दोनों की नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों तकरीबन बराबर है तो ये दोनों, ये आंसर जो है तकरीबन 0 पे चला जाएगा। ये बड़ा है तो ये आंसर को आपके पास माइनस इनफाइनाइट पे खींच के ले जाएगा। इधर वाली साइड बड़ी है तो आपके पास पॉजिटिव इनफाइनाइट पे। तो कोई पक्का कमेंट नहीं कर सकते आपके पास। बाकी 0 इंटू इनफाइनाइट की बेटा बात करो तो 0 इंटू इनफाइनाइट, ये आपके पास 0 इंटू 1 अपॉन एच, या फिर बहुत छोटा नंबर तो 0 अपॉन एच ही होता है। अब ये एच के ऊपर डिपेंड कर गया। इवन यहाँ पर भी आपके पास ये एच, ये परफेक्ट 0 नहीं होगा, एच होगा, तो यहाँ पर फिर से ही वही चीज क्रिएट हो गई। अब आता है आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट क्यों इंडिटरमिनेंटम है। सबसे ज्यादा तो बच्चा यहीं पे फंसता है कि सर 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 ही होता है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 ही होता है। भाई 1 की पावर कुछ भी करो आप, वो तो 1 ही होता है। क्यों ये आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट हम इंडिटरमिनेंट बोलते हैं। आपकी बात सही है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए आपका आंसर तो 1 ही होता है। मगर यहां पर आ जाती है लिमिटिंग वैल्यू की। सपोज x इक्वल टू ए आपने रखा, सॉरी, सपोज x इक्वल टू ए पर आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। जैसे सपोज ये है मेरे पास फंक्शन x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन x माइनस, या फिर x ही रह देते हैं, x ही रह देते हैं। तो अब अगर x इक्वल टू 0, अब मैं बोल दूं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप बताओ, या फिर हाँ x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई, आगे आएगा। मगर चलो x की इक्वल टू 1 पर, हालांकि x इक्वल टू यहाँ पर ये आपकी डोमेन में भी नहीं है, है ना,
रफली अगर समझने के लिए भी मान के चलते हैं, सपोज आपके पास ये 1 की पावर इनफाइनाइट वैल्यू टर्म बन गई, मगर अगर बात करें लिमिटिंग वैल्यू की, तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी बुरी तरीके से इंटरफेयर हो जाती है यहाँ पे। ये इंटरफेयर कर देता है कैसे? 1 की पावर इनफाइनाइट, ये तो एक्चुअली 1 ही होगा आपका, मगर 1 से अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा उसकी पावर इनफाइनाइट, तो ये मेरा 0 हो जाता है। और 1 से अगर मैं किसी नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं और फिर उसकी पावर इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखिए एक ही पॉइंट पे, सपोज अगर आपके पास में x इक्वल टू ए पर अगर आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, ये a है, ये आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये तो चलो 1 हो जाएगा, मगर 1 के जस्ट बाद ये अगर 1 की पावर a के जस्ट बाद आपके पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट, तो ये तो आपका इनफाइनाइट चला गया, और जस्ट बाद ये आपका 0 चला जाएगा। तो ये बिहेवियर आता है, ये जो आपके पास में नाइबरहुड में ये जो अजीब सा बिहेवियर दिखा है ना 1 की पावर इनफाइनाइट, इसलिए इसको इंडिटरमिनेंट बोला जाता है। ये है रीजन। समझ में आई बात? 1 की पावर इनफाइनाइट क्यों आपका इंडिटरमिनेंट नेचर शो करता है? अभी भी नहीं समझ में आई तो अभी एक और चीज देखिए। देखो मैं 1 की पावर आपको बोलता हूँ, कुछ भी बोलूंगा तो 1 ही आएगा। अब मैं आपके पास 1.0001 इसकी पावर मैं आपको 2 बोलता हूँ, तो ये नंबर आपके पास कितना आएगा? कुछ भी हो जाएगा, 2 से तो बड़ा ही आएगा। इसकी पावर अगर मैं 3 बोलता हूँ तो कितना आएगा? और बड़ा हो जाएगा। इसी की पावर अभी अगर मैं आपको 5 बोलता हूँ और बड़ा, 50 बोलता हूँ और बड़ा, 50 करोड़ बोलता हूँ और बड़ा, 50,000 करोड़ बोल देता हूँ, तो ये नंबर आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा। यही नंबर अभी अगर मैं आपके सामने, ये मैं कई बार एग्जाम्पल क्लास में भी उस समय भी मैंने बताया हुआ है, यही नंबर अभी मैं 1 की पावर इनफाइनाइट में, ये लो मैं बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ 0.999999 कई बार 9, ये मेरे पास तकरीबन नंबर 1 से थोड़ा सा ही छोटा है। इसकी पावर अब अगर मैं 2 कर दूं तो क्या होगा मेरे पास? अरे इसको तो छोड़ो, ये 0. आपके पास ये 9, इसकी पावर ही आप एक बार 2 करके देख लो तो आपके पास क्या आएगा? 0.9 इंटू 0.9 कितना आ गया आपके पास? 81/100, 0.81। देखो 8 आ गया, स्क्वायर करते ही छोटा हो गया नंबर। अब अगर 3 पावर 3 कर दूंगा और छोटा हो जाएगा, 4 कर दूंगा और छोटा, तो जब ये छोटा ही होता जा रहा है तो पावर जितनी बड़ी करूंगा आंसर उतना ही छोटा, और जैसे ही पावर इनफाइनाइट कर दूंगा ये 0 चला जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर इस चीज का असर। इसीलिए हम जो है 1 की पावर इनफाइनाइट को इंडिटरमिनेंट हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट आपके 1 के नाइबरहुड में बहुत अजीब सा बिहेवियर दिखाता है, और इस अजीब से बिहेवियर की वजह से इसकी लिमिटिंग वैल्यू कई बार एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। ये रीजन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत और देखते हैं इसी टॉपिक, इसी कोई है ना। तो सबसे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने लिमिट के ही, है ना। एफ ऑफ एक्स, सपोज बेटा ये आपके पास जी आई एफ ऑफ एक्स है, एंड ये जी ऑफ एक्स है, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। यहाँ पर ये जी आई एफ है और ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 1 प्लस ये, और मैं इधर बोलता हूँ लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ये, क्या होगा? बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा? मैंने 1 प्लस पे पूछी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 प्लस पे पूछी है, इधर भी ये 1 प्लस है। हाँ भाई क्या होगा? आंसर कीजिए क्या होगा? अमृता नम्रता क्या होगा? 1 प्लस पे क्या होगा बताइए? 1 होगा। 1 प्लस पे 1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? ये कितना होगा 1 प्लस पे? H। h, हाँ 1 प्लस पे वैसे h ही होगा, और वो h बेटा 0 ही होता है। 1 प्लस पे मोर देन 1 नहीं, मोर देन 1 कैसे हो जाएगा? इसीलिए तो बोलता हूँ ना ग्राफ याद रखा करो। देखो जी आई ये एफ पी का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ये 1 होता है, और ये आपकी ऊपर 1 वाली लाइन होती है, तो ये आपका यहाँ पे 0 ये होता है। ये x इक्वल टू 1 प्लस पे मैंने पूछा, फिर ये आपका 2 के लिए आता है, और 2 के लिए ये ऐसे ग्राफ लेना पड़ता है। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पे ये यहाँ से ले लेता है 0, x इक्वल टू 1 पर ले लेता है 0, मगर x इक्वल टू मैं 1 प्लस की बात कर रहा हूँ, तो 1 प्लस की बात करूंगा तो अमृता ने सही बोला h होता है, मगर दीदी h मैंने फंक्शनल वैल्यू का है, मतलब मैंने अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, तो अप्रोचिंग वैल्यू कितनी है? 0। आई बात समझ में? मतलब 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, मगर उसे तकरीबन 0 लिख देंगे, हालांकि है तो 0 प्लस ही। आप सही बोल रहे हो, है तो 0 प्लस ही,
है ना, और वैसे जीरो प्लस लिख देंगे तो ज्यादा करेक्ट है, मगर इसको जीरो भी लिख देंगे तो चल जाता है। यहाँ पर तो वन प्लस है, क्यों? क्योंकि आप फ्रैक्शनल ये जीआईएफ का ग्राफ देख सकते हैं, ये वन वन पे वन हो जाता है, और इधर टू टू तक भी आपका वन ही चलता है, ये टू पे ओलो लेके टू पे इधर आता है, तो वन प्लस की बात कर रहे हैं तो वन ही चलेगा यहाँ पे। चलो दीदी आप एक बात बताओ, नहीं तुम नहीं, तुम बताओ भक्ति, वन माइनस पे बेटा ये वैल्यू क्या होगी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। ग्राफ दोनों आपके सामने है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, लावण्या का जीरो, लावण्या किसके लिए जीरो होगा भाई, किसके लिए जीरो, क्या दोनों के लिए जीरो होगा क्या? सर फर्स्ट का 0 होगा और सेकंड का भी 0 होगा। सेकंड का भी जीरो होगा, बिल्कुल सही बोला अमृता, ठीक है ना? बच्चे का फर्स्ट का मैसेज, 0 जीआईएफ करेक्ट का है, सर लेकिन जीरो सेकंड होगा। का तो 1 आएगा ना ट्रेंडिंग। क्या कर रही हो भक्ति, बेटा मैं बोल रहा हूँ अप्रोचिंग वैल्यू देखो, देखो इधर ये वन माइनस ये वन, यहाँ से वन पर अप्रोच करो, कहाँ पर अप्रोच कर रहे हो आप, ये वन पर अप्रोच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये वन होगा ना, हालांकि होगा वन माइनस, मगर उसको तकरीबन वन बोलता है, अप्रोचिंग वैल्यू वन पर है, वन पर अप्रोच कर रहे हैं। और अगर वन माइनस पे बेटा फंक्शनल वैल्यू की अगर बात करें तो वो वन माइनस है ना, हालांकि लिमिटिंग वैल्यू भी वही है, तो तकरीबन वन है, वन माइनस होगा। समझ में आया भक्ति? हाँ सर। इसी तरीके से हर इंटीजर पे इसी तरीके का बिहेवियर देखने का मिलता है इनका, तो मैं नोट डाल के लिख देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट जीआई, मतलब ये फ्रैक्शन, ये जीआई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हैज नो लिमिट एट एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पे इनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपसे जैसा वन पे हो रहा है वैसा टू पे भी होगा, फंक्शनल वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी, सॉरी ये लिमिटिंग वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, ठीक है ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात क्लियर है यहाँ पे। अगला चलिए मुझे एक बात बताइए, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और अब अगर मैं आपसे बोलता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिफाइंड है या नहीं है? चलो और अच्छे से बनाता हूं, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है ये सिग्नम ऑफ एक्स, और अब मैं बोलता हूं आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, है ना, ये दिखने में दो अलग अलग सवाल हैं, डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ये दोनों सेम सवाल हैं। जिस बच्चे को नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं बोलते बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं लिमिट डज नॉट डिफाइंड नहीं बोलते, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ चलो ठीक है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, मगर अगर ग्राफिकली इसको अप्रोच करोगे ना तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपने ग्राफ बना लिया इसका तो किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ अमृता, भक्ति का रिप्लाई आया है कि भाई दोनों के लिए नहीं करेगी, इसके लिए भी डीएनई, इसके लिए भी डीएनई, डीएनई लिख दिया करो आंसर में, कभी पूछूं तो एग्जिस्ट के लिए ई लिख दिया करो और नॉट एग्जिस्ट के लिए डीएनई लिख दिया करो, ठीक है। अब बताइए आंसर बताइए दीदी, ये सही है क्या आंसर? दीदी 1 मिनट सर। हाँ आप एक मिनट लीजिए, तब तक मैं और बच्चों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर और कौन 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 बैठे हैं? हाँ भाई अरविंद रिप्लाई करो, अदिति पाटिल बेटा रिप्लाई करो, मंजुषा गौरे बहुत कम क्लास करती है ये लड़की, प्रणव प्रताप पाटिल, मंजुषा रिप्लाई करो, पार्थ प्लीज रिप्लाई कीजिए आप, क्या आंसर होना चाहिए? ये देखिए ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ये। किसी बच्चे का सर, हाँ सर डीएनई दोनों के लिए, पार्थ का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लावण्या डीएनई, अरे भाई लड़कियां रिप्लाई कर रही है, कोई तो लड़का रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो आप लोग? दोनों के लिए डीएनई आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्यों आएगा, मैंने कहा था जिसका ग्राफिकल कंसेप्ट अच्छा है ना वो कहीं भी नहीं अटकेगा लिमिट में। तो देखिए ग्राफ से बताता हूँ, इसके लिए x इक्वल टू जीरो डोमेन में नहीं है, इसके लिए x इक्वल टू जीरो डोमेन में, क्योंकि उसकी अलग से डेफिनेशन दे दी जाती है। दिखने में दोनों फंक्शन एक जैसे ही लगते हैं, मगर इसके लिए अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ जीरो हो जाते हैं तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये जीरो असाइन कर देता है, ये जीरो असाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर तो x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो ये जीरो ये आपका इधर आएगा और ये नेगेटिव पे इधर आएगा, मगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये जीरो इधर ले लेता है, इसके इधर ऐसे और इसके इधर ऐसे। मैंने कहा था अप्रोचिंग वैल्यू, इधर अप्रोच करो जीरो पे, वन पे आ रहे हो
इधर अप्रोच करो 0 पे, -1 पे आ रहे हो, इधर अप्रोच करो 0 पे 1 पे आ रहे हो, इधर अप्रोच करो 0 पे -1 पे आ रहे हो। प्रणव प्रताप पाटिल, मैंने तुम्हें कहा था फंक्शनल वैल्यू का, जो कि आपने यहां से 0 देख करके बता दी, लिमिटिंग वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। फंक्शनल वैल्यू को देखते भी नहीं है हम, लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू 1 है, इधर से अप्रोचिंग वैल्यू -1 है, इधर से अप्रोचिंग वैल्यू 1 है, इधर से अप्रोचिंग वैल्यू -1 है। बिल्कुल सही, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया प्रणव प्रताप पाटिल, ट्रिपल पी। चलिए अगला क्वेश्चन रिप्लाई कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0। एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से 0 होना तो होता ना, तो फंक्शन तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है। फिर तो अगर हर जगह यही बात बोल देगा बच्चा कि सर x इक्वल टू a तो आपका डोमेन में ही नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लो अच्छे तरह से, वरना बहुत बुरे पछताओगे लिमिट के क्वेश्चंस में। अगला है हमारे पास दूसरा, एक और मैं फंक्शन ले लेता हूँ, है ना आपके पास, नहीं चलो अभी यही ठीक है। हाँ भाई बताओ, क्या एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, रिप्लाई कीजिए, बताओ एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। अब जिस बच्चे को ग्राफ, मैंने फिर बोला, जिस बच्चे का ग्राफिकल कंसेप्ट अच्छा होगा वो कर देगा इस तरह के क्वेश्चन को। लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब tan इनवर्स 1/0 प्लस, तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका, एग्जिस्ट। लावण्या का आंसर है एग्जिस्ट। चलो देख लेते हैं, tan x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 प्लस 1/0 प्लस, 0 प्लस क्या है, ये h होता है ना, h 1/h, पॉजिटिव h, पॉजिटिव इनफाइनाइट, सॉरी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/ ये बेटा 0 माइनस, तो tan इनवर्स 1/0 माइनस कितना होता है, tan इनवर्स नेगेटिव इनफाइनाइट, ये आ गया π/2, ये आ गया -π/2, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए कहते हैं थोड़ा ध्यान रखो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, अगेन लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 0, क्या होगा, ये तो बता दोगे, खैर ये तो बता दोगे क्या होगा। अरे सिंपल है भाई, ये तो सिंपल है। करेक्ट। हाँ वही कोट इनवर्स क्या है, फटाफट से करो, 0 प्लस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, और कोट इनवर्स ये 0 माइनस का स्क्वायर, कितना हो गया, 0 माइनस का, ये भी h स्क्वायर हो गया, ये भी h स्क्वायर हो गया, तो कोट इनवर्स h स्क्वायर, h मेरा क्या है, लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 हो गया, लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 हो गया, ये भी कॉट इनवर्स माइनस h का स्क्वायर करे, वो भी h स्क्वायर है। अब h मेरा क्या है, तकरीबन 0 ही तो होता है, क्या हो जाएगा ये, मतलब कोट इनवर्स ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। क्यों π/2 है, अरे अभी अभी ग्राफ देख के आए, π0 पे π/2 होता है, तो कोट इनवर्स x स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक तो ये ऐसे जाएगा, और 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो भी इसको वही नंबर मिलने जो इधर है, क्योंकि आपके पास ये तो इवन है ना, तो ये इधर भी ऐसे ही जाएगा। देख लो ये फंक्शनल वैल्यू, इधर से आओगे तो भी π/2, इधर से आ रहे हो तो भी आपके लिमिटिंग वैल्यू आ गई π/2। ग्राफ से करो तो सबसे अच्छा है, इसका ग्राफ बना के करो तो सबसे ही अच्छा है, और नहीं करते हो तो अदरवाइज फिर ये वाली टेक्निक्स तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा बच्चों का शायद टाइम हो गया, कुछ बच्चों का, चलिए इसके आगे बेटा ना आप कल देखते हैं। ये रिकॉर्डिंग आज अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे हैं जो